गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी आर लाइव नाउ। मैं हूं आपका दोस्त शिवम चौधरी और आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखेंगे रियल नंबर्स और उससे जुड़ी सारी बातें। पहले इस वीडियोस में हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स एक एंटायर सेट है जिसमें आएगा यूनियंस, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स आर अ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करा जाएगा। पहले आप देखिए रेशनल नंबर्स एंड इसकी सब कैटेगरीज। तो रेशनल नंबर समझने के लिए पहले हमको और काफी टाइप के नंबर्स देखने पड़ेंगे। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में, नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इस पूरे सेट में हम 0 इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएंगे होल नंबर्स। फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर हैं जिसमें होल नंबर्स सारे आएंगे प्लस नेगेटिव नंबर्स। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखना चाहें तो ऐसे देखिए, ये यहां पे आ गया हमारा 0 और इधर प्लस इंफिनिटी एंड इधर माइनस इंफिनिटी। नेचुरल नंबर्स यहां 1 से लेकर आगे तक नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 0 को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ये सारे यहां से आगे तक के कहलाएंगे होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स 1 -1 -2 -3 -4 ये सारे नंबर्स मिला दिए जाएंगे तो वो बन जाएंगे इंटीजर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 एक नेचुरल नंबर है, 5 एक होल नंबर भी है, 5 एक इंटीजर भी है। अगर हम 0 की बात करें, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है, 0 इंटीजर भी है। अगर हम देखें -2 को, -2 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं हम रेशनल नंबर्स की तरफ। रेशनल नंबर्स को समझने से पहले आप थोड़ा ये समझिए कि ये हमारा यहां पे 1 है और यहां पे 0 है। इनके बीच में हमारे इनफाइनाइट नंबर आते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में। अब इन नंबर्स को लिखने का भी कोई तरीका होगा। इन नंबर्स को लिखते हैं हम P/Q की फॉर्म में। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर्स में चले जाएंगे। पहले हम ये देखेंगे जो हमारे P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, इसको हम लिख सकते हैं 2/1, 3 इसको लिख सकते हैं हम 3/1, 4 इसको लिख सकते हैं हम 4/1, 1 इसको लिख सकते हैं हम 1/1। ये सब रैशनल नंबर्स। कुछ और देखिए, 1/2 रैशनल नंबर, 1/4 रैशनल नंबर, 1/5 रैशनल नंबर। ये सारे हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं क्योंकि हम इन सभी नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे रैशनल नंबर्स भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फ्रैक्शन वैल्यूज को हम जब डेसिमल में लिखेंगे तो वो एंड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/4। 1/4 को अगर हम डिवाइड करें तो आएगा 0.25। 1/5 इसको डिवाइड करें 0.20। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनका डेसिमल के बाद नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब आंसर आ जा रहा है हमारा, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा डेसिमल के बाद तो वो हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/9, 1/7, 1/11 ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ओके, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आपको समझ में आएगा कि बोर्ड में किस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपके यूनिट टेस्ट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है एंड मिड टर्म। ओके, चलते हैं हम अपनी स्लाइड पर। यहां पे देखिए, ये सबसे अंदर आते हैं हमारे नेचुरल नंबर जो अभी बताए 1 से लेकर इंफिनिटी तक। फिर आते हैं हम अगर इसको 0 इंक्लूड कर देंगे तो ये बन जाएंगे सारे होल नंबर्स। इसमें माइनस की सारी वैल्यूज इंक्लूड कर दी, -1 -2 -3 -4 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, तो ये सारे बन जाएंगे हमारे इंटीजर्स। अब जो ये सारे तो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे ही, इसके साथ और इंक्लूड करना है हमको P/Q वाले नंबर सारे। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4 ये सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स बना देंगे।
अब आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम ना तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते और ना इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बना सकते। जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो टर्मिनेट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम द आउटसाइडर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सिर्फ एक कैटेगरी होती है जिसको हम इर्रेशनल के अंदर रखते हैं। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। रेशनल नंबर्स दो टाइप के थे, टर्मिनेटिंग वाले एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाले। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीट हो रहे थे वो, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए दोनों नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जबकि इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे एंड नॉन रिपीटिंग भी होंगे। उनको जितनी बार डिवाइड करोगे कोई नंबर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे होंगे, खत्म तो हो ही नहीं रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, √5 एंड √6। यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है √4 क्या होगा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। √4 को अगर हम सॉल्व करें तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 एंड 2। इन फैक्टर्स को अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, कहां से डराइव होते हैं। अगर हम इसको पेयर बना के बाहर निकालें तो ये 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये √4 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर √4 को हम 2 लिख सकते हैं एंड 2 इज अ रैशनल नंबर, अभी सीखा, तो √4 एक रैशनल नंबर कहलाएगा, ना कि इर्रेशनल नंबर। यहां से हमें क्या पता चलता है कि हमें कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है तभी पता चलेगा जब हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख चुके होंगे। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। वी कैन राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब इसका मतलब क्या है, पहले देखिए। a होता है हमारा डिविडेंट, b होता है डिवाइजर, q होता है क्वोशिएंट, r होता है रिमाइंडर। एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 10। इस 10 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 2 × 5 + 0। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये 10 क्या है, हमारा डिविडेंट, जिसको हम डिवाइड किया जा रहा है। 2 जिससे कर रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो बोलता है डिवाइजर, एंड जो डिवाइड करके बचा उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, एंड दैट इज रिमेनिंग पार्ट इज रिमाइंडर। यहां रिमेनिंग पार्ट 0 है। एक और एग्जांपल देखिए। 14 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 4 = 12 + 2। यहां पे देखिए रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इस बात पे थोड़ा नोटिस करिए कि जो r होगा हमारा, वो r रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर या तो हमारा b से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ना ही 0 से छोटा हो सकता और ना ही b से कभी बड़ा हो सकता। 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता। b के बराबर भी नहीं हो सकता, b से छोटा होगा। तो ये कहाँ लाई करेगा, या तो b से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा। आप इन दोनों एग्जांपल्स में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 0 के बराबर है। यहाँ पे 2 आ रहा है, हमारा क्वेश्चन था, हमारा डिवाइजर था 3, तो 3 से छोटा है। ओके, ये हमारा आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाला है। अब जैसे हमने पहले एग्जांपल से देखा, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 2 × 5 + 0, इस फॉर्म में लिखते हैं यूक्लिड थ्योरम की फॉर्म में, तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। कभी भी अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब है ये दोनों नंबर्स इस 10 को डिवाइड करेंगे पूरा। अगर ये डिवाइड कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कह सकते हैं 2 and 5 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 10। इसके अलावा 2 टाइप के नंबर्स और देखिए। एक पहले होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, दूसरे होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर या तो वो खुद होंगे या फिर 1 होगा, 1 और इटसेल्फ। 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, 2 से अलावा फैक्टर्स नहीं होते। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिस भी नंबर के अवेलेबल होंगे वो ही हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12, इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो 2 × 3 × 2, ये आ गए हमारे 2 3 2, ये हमारे 12 के फैक्टर्स हैं। अब हम ये देख पा रहे हैं कि 12 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है। अगर 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है तो ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, यहाँ पे देखिए 36 के फैक्टर्स निकालना, कैसे निकालेंगे। 36 को 2 से डिवाइड करा, पहले 18 आया, 18 को 2 से डिवाइड करा, 9 आया, ये क्वोशिएंट है और हम ये हमारा डिवाइजर है। ओके, 9 को हमने 3 से डिवाइड करा, क्वोशिएंट 3 आया एंड डिवाइजर इज 3। यहाँ से हमको ये पता चला 36 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 2 3 3, तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, ये हमारे हर कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान करने वाली बात है कि हमारा कोई भी नंबर, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक ही होगा हमेशा। किसी भी 2 नंबर्स का सेम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 9 का मैं देखूँ तो 9 का 3 × 3 सिर्फ यही फैक्टराइजेशन है। 3 × 3 किसी और नंबर का कभी नहीं हो सकता प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ ये 9 का ही होगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 इंटू 3 का पेयर है ये यूनिक है 9 के लिए। ऐसे ही 2 इंटू 3 इंटू 2 का पेयर यूनिक है 12 के लिए। 12 का और कोई पेयर नहीं होगा इन तीनों के अलावा। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, पहले एचसीएफ को देखिए। एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। ओके, मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ डिटेल में। एक पेज ऐड कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा डिटेल में समझना है इसको, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 36 एंड दूसरा नंबर लिया 14। अब मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं, पहले मैं इसके फैक्टर्स करता हूँ, दोनों के फैक्टर्स कर लेते हैं। पहले मैंने इसके फैक्टर्स करे 2 1 8 2 9 3 3 3 एंड 1। ये हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लिए 36 के। ऐसे ही हम 14 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। 14 के फैक्टर्स 2 7 7 एंड 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 36 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 14 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 7। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें ऐसा फैक्टर देखना है जो कॉमन हो, मतलब इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो। ये 2 के अलावा और कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दूसरा 2 नहीं है, एक ही 2 था। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि बस इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है। तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, इनका 2 होगा। 36 एंड 14 का एचसीएफ 2 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम की बात कर लेते हैं, वही सेम फैक्टर्स 36 के एंड 14 के। 36 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 14 के फैक्टर्स 2 इंटू 7। अब हम एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम में हम इंडिविजुअल फैक्टर्स लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर लेनी है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स की। यहाँ पे क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व। जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, मतलब 2 2 बार है, ले लो। 3 2 बार है, ले लीजिए। 7 एक बार है, ले लीजिए। अब इस 2 को क्यों छोड़ा, क्योंकि 2 को हमने इस वाले 2 को यहाँ पे काउंट कर लिया था। हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। इसको ऐसे देखिए, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। पूरे नंबर्स में देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 1 है, तो क्या बताया, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2। अब 3 देखिए कहीं और है, 3 सिर्फ यहीं पे ही है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 सिंगल ले लेंगे। यहाँ पे 7 कहीं और नहीं है, 7 की पावर फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट, तो 7 की पावर 1 ले लेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इनके एलसीएम निकल जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 4 इंटू 63 2 5 2। ये हमारा एलसीएम आ चुका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहीं से हमारा ड्राइव होता है गोल्डन फॉर्मूला। इसको गोल्डन फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत आपके इस्तेमाल आने वाला है पेपर के टाइम पर। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है आपके बोर्ड में। अब इसमें क्या देखेंगे हम, एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यहाँ पे ए है हमारा फर्स्ट नंबर, बी है हमारा सेकंड नंबर। अगर हम किसी 2 नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हमेशा प्रोडक्ट होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, एग्जांपल से देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में ही एग्जांपल लगा लेते हैं। यहाँ पे एचसीएफ आया हमारा 2, एलसीएम आया 252, नंबर्स हैं हमारे 36 एंड 14। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 504, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 504। तो यहां से हमको पता चलता है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन एंड दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम गोल्डन रूल या गोल्डन फॉर्मूला। यहां पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक एग्जांपल से आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। हमारा किसी भी नंबर का एचसीएफ दे देगा क्वेश्चन में एंड एलसीएम दे देगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर हमको फाइंड करना होगा। तो हम इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एलसीएम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर लेंगे एंड बी की वैल्यू आ जाएगी, ए डिवाइड में आके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ। आज सिर्फ आपके लिए कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारी अब आती है प्राइम थ्योरम। प्राइम थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई एक ऐसा नंबर है, एक p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर,
देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर एक p हम एक नंबर ले लेते हैं प्राइम नंबर, फॉर एग्जाम्पल 5 ले लीजिए, हमने p को कंसिडर कर लिया 5, p एक नंबर है 5 जो कि प्राइम नंबर है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हम a स्क्वायर को मान लेते हैं, a स्क्वायर को मान लीजिए 2 2 5, हमने मान लिया कि a स्क्वायर की वैल्यू है 2 2 5 एंड p इज 5। सो हम यहां से देख सकते हैं p कैन डिवाइड 2 to 5। अगर p को हम डिवाइड करेंगे 2 to 5 से तो इट इज पॉसिबल एंड द रिमाइंडर विल बी 0। तो यहां से हमको पता चलता है p इज अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। अब यहां से a स्क्वायर से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 to 5। यहां से हमको पता चला a की वैल्यू क्या है 15। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो p 15 को भी डिवाइड करेगा, विच इज ट्रू। 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इट इज डिविजिबल, द आंसर विल बी 3। तो यहां से हमको ये पता चलता है, ये आपको डायरेक्ट रूल यूज करने के लिए इस एग्जाम में आएगा, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इफ 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स 9। ओके, नेक्स्ट। अब एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ हमारी ट्रिक्स होती हैं जो हम लगा सकते हैं क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, इक्वल स्टैक्स की बात है या इक्वल ग्रुप्स की बात है, तो हमेशा एचसीएफ निकालना है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैकिंग 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फीज इन इक्वल रो, हमको 420 काजू बर्फी और 150 बादाम बर्फी इक्वल रो में लगानी है, ये इक्वल रोज में लगानी है। तो हमको क्या लगानी है, इक्वल रोज की बात हो गई। जब इक्वल रोज की बात हो गई तो हम इसमें निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब अगर हमारे ट्रिक क्वेश्चन में ये दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम में, स्मॉलेस्ट की बात करी हुई है, मिनिमम की बात करी हुई है, मीट अगेन की बात करी हुई है, अकर अगेन की बात करी हुई है, तो ये हम हमेशा एलसीएम निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 bells टोलिंग एट इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स। 3 बैल हैं, वो एक बज रही है 9 मिनट पर, एक बज रही है 12 मिनट पर, एक बज रही है 15 मिनट पर। तो वो तीनों बेल्स दोबारा कब बजेंगी, तो इसमें हम निकालेंगे एचसीएफ। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे होंगे। पहले एलसीएम वाला ले लेते हैं। एलसीएम में क्या बोल रहा था, पहली बेल, फर्स्ट बेल इज टोलिंग एट 9 मिनट्स, सेकेंड बेल इज टोलिंग एट 12 मिनट्स, थर्ड बेल इज टोलिंग एट 15 मिनट्स। सो हमको ये निकालना है कि व्हेन विल दीज बेल टोल अगेन टुगेदर, हमारी ये तीनों बेल एक बार दोबारा से कब साथ में बजेंगी। तो हम क्या निकालेंगे, अभी बताया मैंने, एलसीएम निकालेंगे इस केस में 9, 12 एंड 15 का। फैक्टर्स कर लीजिए, 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5। यहां से देखिए हमें एलसीएम निकालना है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 मैक्सिमम है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो हम 3 की पावर 2 लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, 2 की पावर 2 और कहीं पे नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर 1 नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम 2 को पहले से ही यूज कर चुके हैं, 3 की पावर 2 को यूज कर चुके हैं, तो 3 की पावर 1 को यूज नहीं करेंगे। ना ये वाला 3 की पावर 1 यूज करेंगे क्योंकि हम 3 की पावर 2 को ले चुके। बचा हुआ क्या, 5। सो द एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 9 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, 20 9 जा 180। तो ये दोबारा बेल बजेंगी 180 मिनट्स पर। फॉर एग्जाम्पल पहली बेल 9 मिनट पे बजी, 12 पे बजी, 15 पे बजी, ये बजती रहेंगी बजती रहेंगी बजती रहेंगी, और एक टाइम आएगा 180 मिनट बाद जब ये तीनों बेल एक साथ बज रही होंगी। कब आएगा, 180 मिनट्स में। 180 मिनट बाद ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों बेल एक साथ बज जाएंगे। अब एचसीएफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। एचसीएफ में हमारा 42 काजू बर्फीज हैं एंड 150 बादाम। एचसीएफ 420 बर्फी एंड 150 बादाम। ओके, तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमको ये स्टैक करना है एक सिंगल रो में। उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले एचसीएफ की तरफ। 4 2 0 इसका एचसीएफ निकालेंगे। डिवाइड करिए, पहले 2 से करो, 2 2 जा 1 0, फिर 2 से करो, 2 1 जा एंड 0 लगाएंगे, नहीं जाने का 5, फिर 2 से करो, 2 5 जा, 2 से नहीं जाएगा, अब इसको करो 5 से, 5 2 जा एंड 5 1 जा, 3 से 3 7 जा और 7 1 जा। ओके, यहाँ पे देखिए 150 के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 5 जा 15 0, 5 10 2 5 5 1,
एक बात और, दिस इज नॉट कंपलसरी कि आप 2 को ही पहला फैक्टर बनाएं या फिर 3 को ही पहला फैक्टर बनाएं। जहां से आपको आसान लगेगा वो आप वहां से डिवाइड करना चालू कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। आप कोई भी फैक्टर कंपोजिट नंबर्स का नहीं ले सकते। देखिए 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, सारे फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए, तभी इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनके फैक्टर्स लिख लीजिए। 420 के फैक्टर्स क्या है हमारे, 2 की पावर 2, 5 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही हमारे 150 के फैक्टर्स आए, क्या है 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके, अब यहां से हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। 3 कॉमन, 3 कॉमन लिखिए, 2 कॉमन, 2 कॉमन, यहाँ 2 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो 1 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा 2 है नहीं शेयर करने के लिए। 1 2 यहाँ पे है, 1 2, 2 2 यहाँ पे है, तो दोनों में से 1 2 आ जाएगा नीचे। देन 5, एक 5 कॉमन, यहाँ पे भी वही सीन है, 5 2 है, 5 1 है, तो 2 वाले में से 1 आ जाएगा और अकेले वाले में से भी अकेला आ जाएगा। 7 इज नॉट पेयरिंग विद एनीवन, सो दिस इज अवर एचसीएफ आ गया। 5 2 10, 10 3 30, तो 30 रोज स्टैक करनी पड़ेंगी हमको काजू बर्फी, एक रो में 30 30 करनी पड़ेगी। दिस इज द एचसीएफ, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द 180 इज द आंसर ऑफ दैट एलसीएम क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हम अब हमारा लास्ट टॉपिक या लास्ट सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा लास्ट में किस नंबर में 0 आएगी, किस नंबर में कोई अनदर डिजिट आएगी। इसको पता करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि 0 बनती कैसे है। तो लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो कैसे बनेगी, उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा 2 और 5 पेयर कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 20 को, 20 के प्राइम फैक्टर्स देखिए 2 इंटू 5 इंटू 2। यहाँ पे देखिए एक 5 और एक 2 मिलकर पेयर बना दे रहा है, तो एक 0 बन जा रही है, इसीलिए ये 20 में एक 0 है। अब यहाँ पे देखिए 200 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 2। यहाँ पे देखिए एक पेयर, दो पेयर, एक ये 0 बनाएगा, एक ये 0 बनाएगा, एंड 2 इज हेयर, तो 2 0 0 200। इसमें कितनी 0 आई, 2 0 आई। इस बात से हमको क्या पता चलता है, इस बात से हमको ये पता चलता है कि यहां पर जितने जीरोज हैं उतने 2 और 5 के पेयर बने होंगे। 2 और 5 के पेयर बनकर ही 0 बनती है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा 6 की पावर n कभी एंड होगा 0 के साथ, एंड इन 0, सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 के फैक्टर्स करिए पहले। 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इन 3, तो ऐसा कभी नहीं होगा। 2 और 3 की मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लूं, n की पावर अगर मैं 100 भी रख लूं, 200 भी रख लूं, कितनी भी पावर रख लूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा 2 और 3 मिलकर एक 0 बना दे। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 0 बनाने के लिए 2 और 5 का पेयर बनना बहुत जरूरी है। अगर 2 और 5 का पेयर नहीं है तो वो कभी भी लास्ट में 0 नहीं बना सकता। सो यहां से हमारा आ जाता है रूल फॉर 0 एंडिंग नीड्स 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, मीन्स जितनी भी हमारे 2 और 5 के पेयर्स बनेंगे किसी नंबर में, उतने ही उसमें हमारी जीरोस बन जाएंगी। मैंने आपको यह बात एग्जांपल से भी सिखाई, 2 और 20 और 200 लेकर। एक बात जल्दी से हम कंक्लूड कर लेते हैं पूरे लेक्चर को। हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले पढ़ी हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हमको पता चला a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें r हमेशा 0 के बराबर या बड़ा और b से हमेशा छोटा, b इज डिवाइजर हेयर। एंड फिर हमने देखा एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, एंड ये गोल्डन रेशियो क्या है, एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम से करेंगे, हमेशा a इंटू बी आएगा। देन को प्राइम नंबर्स चेक। अच्छा, को प्राइम नंबर्स और देखिए, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर 1 और इटसेल्फ, सिर्फ या तो खुद होंगे या फिर 1 होगा। ऐसे कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके और फैक्टर्स हो सकते हैं, मिनिमम 3, मैक्सिमम बहुत सारे। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के लिए प्राइम होते हैं सिर्फ। फॉर एग्जांपल मैं लूं 4 को और मैं लूं 9 को, तो 9 अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो 9 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि 9 के फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर है 9 का, 9 खुद फैक्टर है, 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर्स हो गए, तो 3 फैक्टर्स होते ही वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। लेकिन इन दोनों के ऐसे ही 4 के देखो, 4 के भी इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर है, 1 फैक्टर है, एंड खुद 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये 4 भी इंडिविजुअली एक कंपोजिट नंबर है। दोनों कंपोजिट नंबर होने के बावजूद एक दूसरे के लिए प्राइम है। मतलब ना 9 का कोई ऐसा फैक्टर है जो 2 के टेबल 4 के टेबल में आता हो, ना 4 का कोई ऐसा है जो 9 के में आता हो। मतलब इन दोनों नंबर्स को कोई इकलौती डिजिट ऐसी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करती हो। ओके, सो ऐसे नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरी भाषा में हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एचसीएफ जिनका हमेशा 1 होगा वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। किन्हीं भी नंबर्स का एचसीएफ 1 है तो वो को प्राइम नंबर्स है। फॉर एग्जांपल 57, 61, दीज आर को प्राइम्स। मैं देखूं 101, 103, दीज आर को प्राइम्स।
कोई भी ऐसा नंबर जिनके खुद के अलावा फैक्टर्स, जिनके खुद के फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन दोनों के मिलाकर सेम फैक्टर्स नहीं हो सकता, दीज आर कोप्राइम नंबर्स। फिर हमने देखा जीरो एंडिंग वाले नंबर्स, प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। अगर 2 एंड 5 का मल्टीपल है उनके प्राइम फैक्टर्स में तो ही उसके लास्ट में जीरो बनेगी, नहीं तो कभी नहीं बन पाएगी। अब आती है हमारी प्राइम डिवीजन थ्योरम जो अभी सीखी हमने। अगर p कोई ऐसा नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इट ऑल्सो डिवाइड्स a। ऐसा होता क्यों है? इसलिए क्योंकि a के फैक्टर्स में ऑलरेडी वो सारे नंबर्स आ रहे हैं जो p डिवाइड करता होगा, जिनमें से किसी एक को या एक से ज्यादा को। तो a में भी ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो हमेशा उसको डिवाइड करते होंगे। सो यहाँ पे आते हैं हम अपने लेक्चर की एंडिंग पे, और मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने सीखा रियल नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लीजिए और इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड करवा दिया है मैंने पूरे लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि हमको कैसे इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड होने वाला है। उसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा 50-60 क्वेश्चंस, उसको हम लगाएंगे साथ में आप और हम मिलकर, और उसके बाद हमारा रियल नंबर्स फिनिश। आपके एग्जाम में चाहे आपको सीबीएसई देना हो, बोर्ड देना हो, मिड टर्म देना हो या यूनिट टेस्ट देना हो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। थैंक यू, हैव अ गुड डे।